अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 बॉटनी बी का इंट्रोडक्शन टू प्लांट सिस्टमेटिक्स। सबसे पहले जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं वो है सिस्टमेटिक्स की डेफिनेशन से कि सिस्टमेटिक्स होती क्या है। इट इज़ द स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग देम। यहाँ पे एक्चुअली दो चीज़ों को ना एक साथ बताया गया है, सिस्टमेटिक्स को और टैक्सोनॉमी को। सिस्टमेटिक्स जो है इसमें हम जो चीज़ स्टडी करते हैं वो हम करते हैं द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म के उनमें एवोल्यूशन में वो एक दूसरे से किस तरह लिंक हैं, वो कॉमन एंसेस्टर रखते हैं या उनके एंसेस्टर दूर थे, वो क्लोजली रिलेटेड हैं या डिस्टेंटली रिलेटेड है। और इसके साथ टेक्सोनॉमी में हम उनकी काइंड्स स्टडी करते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम उनकी नेमिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, और सिस्टमेटिक से हमें पता चलता है कि ऑर्गेनिजम्स के एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या है, वही जो मैंने कहा कि वो क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड है या डिस्टेंटली रिलेटेड है। इस तरह उनका ऑर्डर और रिलेशनशिप से हमें पता चलता है कि उनकी एवोल्यूशन कहाँ से हुई। जितने ऑर्गेनिज्म से वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, इट मीन्स के हो सकता है कि पास्ट में उनका कहीं ना कहीं कोई एंसेस्टर सेम था। और जितने ज़्यादा डिफरेंसेस दो ऑर्गेनिजम्स में आपको मिलते हैं, इसका मतलब था ये है कि उनके दरमियान पास्ट में कोई खास जो है ना वो रिलेशनशिप नहीं था, या वो उनका एंसेस्टर जो था वो पास्ट में सेम नहीं था। तो ये जो ग्रुपिंग है ये एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस के लिहाज से हम करते हैं। कुछ जो बायोलॉजिस्ट हैं दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं, यानी टेक्सोनॉमी में वो कहते हैं कि हम उनकी डिस्क्रिप्शन करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं स्पीशीज़ को। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि टेक्सोनॉमी में हम स्पीशीज़ की नेमिंग करते हैं, नाम वगैरह उनके रखते हैं, उनको प्रॉपर्ली असाइन करते हैं वो किस ग्रुप से रिलेट करें। एंड देन वही सिस्टमेटिक्स में असाइनमेंट ऑफ स्पीशीज़ इनटू एवोल्यूशनरी ग्रुप, कि हम उनकी फीचर्स को स्टडी करके उनको एक ग्रुप जो है वो असाइन कर देते हैं कि एवोल्यूशन के लिहाज से इनका ताल्लुक इस ग्रुप के साथ बनता है। अर्लियर जो है वो टेक्सोनॉमी जो है उनकी दो बेसिस हैं देखी गई। सबसे पहले जो है वो मॉर्फोलॉजी, दो बेसिस होती है, मॉर्फोलॉजी एंड एवोल्यूशन। तो मॉर्फोलॉजी जो है कैरोलस लीनियस ने जो है ना ये सिस्टम डिस्कवर किया था या इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये सिस्टम आज तक ये क्लासिफिकेशन यूज़ हो रही है। उसने क्या कहा था, उसने कहा कि हम अगर दो स्पीशीज़ को देखें तो देखने की बेस पे ही उनमें जो कैटेगरी जो चीज़ें हमें सेम लग रही हैं, यानी जो ऑर्गेनिज्म देखने में उनकी मॉर्फोलॉजी, उनके जो आउटर एक्सटर्नल जो है फीचर्स हैं वो मिलते जुलते हैं, तो हम उन्हें एक ही ग्रुप असाइन कर रहे हैं। ठीक है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ बिटवीन दैम, कि देखने में उनमें जो चीज़ें जो ऑर्गेनिज्म एक जैसे लग रहे हैं उन्हें उठा के हमने एक ग्रुप में रख दिया, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम थे उनको हमने कह दिया कि एक टैक्सॉन बनाते हैं। ठीक है, उसने 5 टैग्स रिकॉग्नाइज किए थे, कुछ जो है वो 8 भी यूज़ करते हैं। और अगर हम इनको देखें तो ये टैग्स आज भी हम यूज़ कर रहे हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। ठीक है, इसी तरह एवोल्यूशन से उसका यानी कैरोलस लीनियस का कोई एवोल्यूशन से पे यकीन नहीं था, और ना ही उसने ये जो क्लासिफिकेशन की थी कोई एवोल्यूशन को सोच के की थी, बट फिर भी उसकी जो ग्रुपिंग थी उसमें एवोल्यूशन रिलेशनशिप्स हमें ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिले। क्योंकि सिमिलर मॉर्फोलॉजी यानी एक जैसा नज़र आने का ये मतलब है कि इनके कोई ना कोई एवोल्यूशन में इनमें जो है ना वो क्लोज रिलेटेडनेस ज़रूर है, यानी इनके एंसेस्टर कहीं ना कहीं सेम थे। फिर इन्वायरमेंट में रहने की वजह से डिफरेंट या किसी और वजह से उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं, बट ये जो सिमिलरिटीज़ हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कि एवोल्यूशनरी भी इनकी कोई हिस्ट्री मौजूद है, यानी इनका आपस में कोई क्लोज लिंक ज़रूर है। तो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ दो ऑर्गेनिज्म में हम बताती हैं कि इनका जेनेटिक बेसिस है, यानी इनकी जीन्स में कोई ना कोई सिमिलरिटी ज़रूर है, यानी इन दोनों के जीन्स कहीं ना कहीं एक जैसी हैं, इसी वजह से ये देखने में एक जैसे हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि इनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो कॉमन है, यानी इनका कोई एक ही एंसेस्टर था, कोई एक ही आबाओ जात थे जिनसे ये आगे दोनों इवॉल्व हुए हैं। तो एनिमल्स जिनको फिर उसने तो सिर्फ उसकी शक्ल देख के उनको जो है ना वो एक ग्रुप दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये शक्लों में जो मुमासलत है वो पीछे जीन्स में भी मुमासलत है, और ये बात ये शो करती है कि वो क्लोजली रिलेटेड है और उनका एवोल्यूशन में कॉमन एंसेस्टर था। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट सिस्टमेटिक्स, यानी प्लांट्स को इस तरह सिस्टमाइज करने का, उन्हें ग्रुपिंग करने का हमारा क्या मकसद है। प्लांट्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, आपको अलग अलग तरीके के प्लांट्स नज़र आते हैं। अभी हम कहें कि 3,90,000 से ज़्यादा जो स्पीशीज़ हैं प्लांट की वो डिस्क्राइब हो चुकी हैं, और ये एक बहुत बड़ी तादाद है। ठीक है, और ये जो नंबर है ये दिन ब दिन इंक्रीज़ करता जा रहा है। ठीक है, और नई स्पीशीज़ जो है वो रिकॉग्नाइज होती जा रही हैं। तो इतने ज़्यादा प्लांट्स को अगर आपने स्टडी करना है तो बेहतर यही है कि आप उनको किसी तरतीब में रखें, किसी ऑर्गेनाइजेशन में रखें, कोई फ्रेमवर्क हो कि आपको पता हो कि ये प्लांट्स इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपको उन्हें पढ़ने में, उन्हें दूसरों में को बताने में आसानी होगी। ठीक है, जो हमें ऐसा फोरम बनाएं जिससे हमें नॉलेज मिले, और हम प्लांट्स को अरेंज करें, उन्हें नेम दें, और उन्हें ग्रुप्स में जो है वो सिमिलरिटीज़ पे, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बेस पे हम उनको ग्रुपिंग उनकी करें और उन्हें ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करें। इसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है नेचुरल क्लासिफिकेशन के वो ये हैं कि हम प्लांट्स को नेम दें, उनको डिस्क्राइब करें और उनको अरेंज करें। ठीक है, तो इस तरह अरेंजमेंट करें कि हमें पता जो क्लोजली लिंक यानी उनके रिलेशनशिप्स की बेस पे जो ज़्यादा मिलते जुलते हैं वो एक साथ हों, और जितना दूसरे से उनका जो है ना वो डिस्टेंस अलग होता जा रहा है उतने ही वो चीज़ भी हमें पता चले कि ये तो ऑर्गेनिज्म है, इनमें जो है वो इतनी चीज़ें ज़्यादा कॉमन नहीं है। ठीक है, दिस डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड अफिनिटीज़, यानी हमें अफिनिटी का पता चले कि कौन से दो ऑर्गेनिज्म हैं, कौन से दो प्लांट्स हैं जो आपस में ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन हम करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, हम उनके रिजेंबलेंस देखते हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है, और डिफरेंसेस देखते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें क्या है एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें बहुत ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑब्वियसली उनका कॉमन रीजन था, पीछे से उनका कोई एंसेस्टर सेम ही था। जैसे यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स की बात हुई है कि
अच्छा जी, तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है जो कंट्रोल करता है या ये रूल्स वगैरह सारे मॉनिटर करता है, ठीक है। 1950 में इसकी 7th जो कांग्रेस है वो स्टॉकहोम में हुई थी और वहाँ पे नोमेनक्लेचर के रूल्स में को डिस्कस किया गया, उनमें माइनर चेंजेस की गई। 1956 में जो नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं इनको अनाउंस कर दिया गया और काफ़ी साल तक इनकी स्टडी होती रही और डिफरेंट कंट्रीज़ में इनकी डिफरेंट टाइम्स पे जो है वो मीटिंग्स चलती रहती हैं। टेस्ट जो है ये मेलबोर्न में 2011 में जी वो रिप्लेस कर दिया गया था। 2005 में पहले इसको थॉरली रिवाइज किया गया। अब ये रूल्स क्या हैं? द लॉन्ग जेनरिक नेम्स विद डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी जब भी आपने साइंटिफिक नेम बनाना है तो ऐसे नाम नहीं रखने जिनको प्रोनाउंस करना, जिनको बोलना बहुत मुश्किल हो। तो ऐसे नाम्स को जो नेम है ऐसे नेम्स को आपने जो है ना अवॉइड ही करना है। देन जो जेनरिक और स्पेसिफिक नेम है इनको आपने ऐसे प्लांट को देना आर गिवन टू परफेक्टली नेम्ड प्लांट। देन स्पेसिफिक नेम मस्ट डिफरेंशिएट अ प्लांट फ्रॉम ऑल अलाइक स्पीशीज, कि एक तो आपने एक बिल्कुल सही प्लांट को नाम देना है, तब इसके अलावा और जो आपने नाम देना है वो दूसरी स्पीशीज से मुख्तलिफ होना चाहिए। अब आपने अगर एक स्पीशी को दूसरे से डिफरेंशिएट करना है तो साइज जो है वो कोई मैटर नहीं करता कि आप साइज की बेस पे कहते हैं ये स्पीशी हो रहा है या दूसरी स्पीशी हो रहा है, ठीक है, उसमें वाज़ेह फ़र्क होने चाहिए। ये भी कोई फ़र्क नहीं है कि वो जो प्लांट है उसमें की जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है यानी ओरिजिनल प्लेस ऑफ प्लांट जो है वो भी कोई फ़र्क नहीं है कि ये और जगह से ओरिजिनेट हुआ ये और जगह। इस लिहाज से आप स्पीशी को स्पीशी से वेरी नहीं कर सकते, ठीक है। स्पीशीज़ में क्लियर कट डिफरेंस होने चाहिए। कलर भी आप नहीं रख सकते कि इन दोनों का कलर एक दूसरे से अलग है तो ये अलग स्पीशी है, ये अलग स्पीशी है। और हर स्पीशी जिसको आपने नाम देना उसमें एक जेनरिक नेम मस्ट होना चाहिए। जेनरिक नेम के बाद एक स्पेसिफिक नेम होना चाहिए और जितना ये स्पेसिफिक नेम छोटा होगा उतना ही इसको अच्छा कंसिडर किया जाएगा। जो ICBN के मेन पॉइंट्स हैं वो 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रिकमेंडेशंस। प्रिंसिपल्स में क्या होता है? प्रिंसिपल में सारे बेसिक पॉइंट आते हैं कि ये कोड है क्या, इसमें कोई नोमेनक्लेचर के रूल नहीं आते, ठीक है, बट ये आइडिया देता है कि रूल्स क्यों बनाए गए हैं और जब भी आपने पब्लिश करना है एक बॉटनिस्ट ने अपना काम तो उसने क्या क्या चीज़ों को अपने मद्देनजर रखना है। रूल्स में वो सारे रूल्स वो सारे असूल आते हैं जिनको जहन में रख के आपने जी नेमिंग करनी है प्लांट्स की। और लास्ट पे रिकमेंडेशन में जी सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी आपने एग्जाम्पल्स देनी है कि ये रूल्स को यूज़ करके हमने ऐसे ऐसे ये काम किया है, ठीक है। देन सम इंपॉर्टेंट रूल्स, कुछ रूल्स जो है मेथड ऑफ अगेन हमने डिस्कस करने लगे यहीं पे कि मेथड क्या है। पहला नेम हमेशा जीनस का होना चाहिए जो नाउन होना चाहिए। देन सेकंड नेम स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पीशी का नाम होना चाहिए और ये एक स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और ये एक एडजेक्टिव होता है। अब इसका क्या मतलब है? नाउन का मतलब है कि वो नाम होता है यानी सिंपल नाम है, लेकिन एडजेक्टिव में ये है कि वो उस प्लांट के किसी खूबी को किसी खामी को यानी उस प्लांट का कोई करेक्टर जो है वो स्पीशी नेम जो है ना उसका कोई करेक्टर बताता हो, ठीक है। रैंक जो है वो वर्ड टैक्सॉन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया 1956 में और उसके बाद से जी रैंक और ये टैक्सॉन जो है वो बनाए गए हैं। तो आपको पता है कि सेवरल डिवीजन बनाई गई है प्लांट किंगडम में, जैसे जो है वो किंगडम है, देन फाइलम है, देन जी आपका क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है। तो इस तरह काफ़ी जो है ना ये टैक्सॉन्स है। तो जब भी फैमिली का नाम होता है हमेशा उसे ASC वर्ड में एंड किया जाता है, जैसे रोजेसी हो गया फैमिली। एंड देन नेम ऑफ ऑर्डर्स जो है वो हमेशा एल्स में, जैसे यूरोडेल्स एक ऑर्डर है उसमें रेप्टाइल्स में, तो ये सॉरी वो तो जूलॉजी में है। तो ये एल्स जो है ये क्या है? जब भी ऑर्डर का नाम होता है वो हमेशा एल में और जब फैमिली का नाम है तो ASC वर्ड जो है उसके एंड पे आ रहा होता है। अब टाइप मेथड आ गया जी नीचे। अच्छा, अब जो टैक्सोनॉमी ग्रुप आपने बनाया उसमें आप हमेशा ना एक मॉडल ऑर्गेनिज्म रखते हैं, ठीक है, यानी इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू स्पीशी बाय एन ऑथर। तो जब भी एक ऑथर ने एक नई स्पीशी बतानी है तो उसने उसकी एक टाइप यानी उसका एक मॉडल देना है, ठीक है, कि ये वो मॉडल स्पीशी ऐसी होती है जिसमें उस स्पीशी के ऑलमोस्ट सारे करैक्टर मौजूद होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि हम सेकंड ईयर कह रहे हैं या 4th ईयर या 3rd ईयर कह रहे हैं तो उसमें से हम एक बच्ची को बुला लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है वो उस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यही एक टाइप स्पेसिमन होता है, ठीक है। न्यू स्पीशी जो है उस टाइप स्पेसिमन को मद्देनजर रख के फिर आप जो है वो उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे छोटे प्लांट्स हैं उनको आप क्या करते हैं सबको हर्बेरियम शीट पे लगा लेते हैं और फिर बताते हैं कि ये इनमें से ये टाइप स्पीशी है, ठीक है। अगर कुछ जो है वो आपने प्रिजर्व नहीं कर सकते, आपने एक नया ऑर्गेनिज्म या एक नया प्लांट देखा जिसको आप जैसे शीट पे लगा नहीं सकते, तो आपने फिर उसकी तस्वीर बना के या उसकी को डायग्राम बना के बताना है कि ये इसकी टाइप है, तो ये जो स्पीशी है ये इसकी ये करैक्टर जो है ना होते हैं, ठीक है। तो स्पेसिमन को प्रिजर्व करने के लिए भी रूल है होलोटाइप। होलोटाइप यानी ओरिजिनल टाइप स्पेसिमन ऑफ अ स्पीशी व्हिच हैज बीन इंडिकेटेड, यानी जिस ऑथर ने उसको नाम दिया उसने जो टाइप जिसने जो स्पेसिमन उसने दिया है कि ये जो है इस स्पीशी का टाइप स्पेसिमन है, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसको आप होलोटाइप कहते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि ओरिजिनल ऑथर ने किसी एक प्लांट को नहीं कहा होता कि ये टाइप स्पेसिमन है, उसने बल्कि सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्शन दी होती है। तो आप फिर एक और कॉम्पिटेंट बंदे से एक प्लांट को सिलेक्ट कराते हैं उस मटेरियल में से जिसको उस पहले वाले ऑथर ने स्टडी किया था, ठीक है, फिर वो उसमें से एक टाइप को सिलेक्ट करता है, तो फिर आप उसको होलोटाइप नहीं बल्कि आप उसको लैक्टोटाइप कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ओरिजिनल मटेरियल जो उस ऑथर ने पढ़ के जिसने स्पीशी पहले बताई थी वो मटेरियल आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं कि दोबारा रिसर्च वर्क करते हैं, एक कॉम्पिटेंट बंदा जो है उसमें से फिर उस एक टाइप स्पेसिमन को सिलेक्ट करता है, तो ऐसे टाइप स्पेसिमन को आप न्यू टाइप कहते हैं। अगेन होलोटाइप क्या है कि होलोटाइप ओरिजिनल ऑथर ने जहाँ से उसने स्टडी की और उसने स्पीशी के करैक्टर बताए उधर से ही वो जो है ना वो होलोटाइप बनाते हैं। लैक्टोटाइप जो होती है वो उसी मटेरियल में से उसने किसी एक को टाइप नहीं कहा हुआ, तो कोई और बंदा आता है और उसके बड़े जिस मटेरियल से उसने स्टडी की है उस मौजूदा मटेरियल में से किसी एक को सिलेक्ट करता है और उसे कहता है कि ये टाइप स्पेसिमन है, तो वो लैक्टोटाइप होता है। और कभी कभी वो ओरिजिनल मटेरियल मौजूद ही नहीं है तो दोबारा रिसर्च वर्क करके उस
टाइप स्पेसिमेन एक बनाया जाता है, तो ऐसे को आप नियोटाइप कहते हैं। आइसोटाइप क्या होता है कि द ऑथर हैज़ अदर स्पेसिमेंस अदर देन द होलोटाइप इन हिज कलेक्शन, कि अगर ऑथर ने जब अपनी कलेक्शन दी है तो होलोटाइप के अलावा भी और भी उसमें नमूने उस स्पीशी के मौजूद हैं, तो उन सबको आप कहते हैं कि ये सेम स्पीशी से बिलोंग करते हैं। ये सारी आइसोटाइप्स हैं। पैराटाइप्स क्या होते हैं कि कुछ कुछ स्पेसिमेंस को वो ऑथर कहता है कि ये जो मैंने टाइप स्पेसिमेन रखा है ना, ये उससे मिलते जुलते हैं, ये उसके सपोर्टिंग है या उससे इसके काफ़ी सारा ना सिमिलैरिटीज़ हैं, तो ऐसे को आप पैराटाइप्स कहते हैं। और सिन टाइप्स क्या होते हैं कि जब एक से ज़्यादा, यानी अगर उसने 6 स्पेसिमेन दिए हैं तो उनमें से वो कहे कि ये 2 जो हैं ये होलोटाइप्स हैं, ये सारी स्पीशी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनको आप सिन टाइप्स कहते हैं। अथॉरिटी का क्या मतलब है कि जो बंदा सबसे पहले उस स्पीशी को बताता है कि ये एक नई स्पीशी आई है, उसे कहते हैं कि उसके पास सारी अथॉरिटी है कि वही उसको नाम देगा। ठीक है, पहला नाम जो है इज़ ऑलवेज बाय हिज नेम, पहला नाम आप अक्सर उसका कि जो स्पीशी का द नेम ऑफ दैट स्पीशी इज ऑलवेज फॉलोड बाय हिज फुल नेम और द स्टैंडर्डाइज एब्रीविएशन। जो आपने स्पीशी का नाम देना है ना, उस नाम के बाद आप उस बंदे का नाम भी देते हैं, जैसे ये सुलैना मेलेंजीना लीनियस है, या तो आप पूरा नाम देते हैं या फिर आप उसको एब्रीविएट जैसे LINN सिर्फ यहाँ पे लिख दिए। ये ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है। इसी तरह प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी में क्या होता है जी कि एक साइंटिफिक नेम जो है वो एक प्लांट के लिए प्रिजर्व हो जाता है। अगर कहीं ना किसी ने ना यानी उसी जैसा प्लांट कहीं और डिस्कवर किया और उसे लगा कि ये एक नया प्लांट है और उसने उसको एक साइंटिफिक नेम दे दिया गलती से, तो वो नाम फिर बाद में जब पता चल जाता है कि ये स्पीशी तो पहले ही एक नाम दे दिया गया इसको, तो ओल्डर जो नाम है उसको प्रायोरिटी दी जाती है और नए वाले नाम को जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है या उसे सिनोनिम कह दिया जाता है। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है। ये पहला वाला जो नाम है हमेशा उसको प्रायोरिटी दे दी जाती है। दैन टैटोनिम्स क्या होते हैं कि एक साइंटिफिक नेम है जिसमें दोनों पार्ट्स का आपने सेम ही नाम दे दिया, यानी स्पीशी और जो है ना वो जेनेरिक नेम वो एक जैसा ही है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है मेलिस मेलिस, तो बॉटनी में तो इस तरह को इलीगल कहा जाता है कि इस तरह आपने जी दोनों नाम सेम नहीं होने चाहिए, लेकिन ज़ूलॉजी में इस तरह के नाम को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसके बाद फैमिलीज़ के नाम में हमेशा प्लूरल एडजेक्टिव रोजेसी वगैरह AC के एंड पे एंड होती हैं। और आप इंफ्रा स्पेसिफिक टैक्सा यानी स्पीशीज से जो छोटा, इंफ्रा मीन होता है बिलो, स्पीशीज से भी जो बिलो रहेंगे, जैसे सब स्पीशीज़ होती हैं या वैरायटी होती है या फॉर्म्स होती हैं, उनको भी नाम दिया जाता है। और डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीशी में जब भी आपने एक नई स्पीशी को डिस्कवर करना है तो हमेशा आपने उसको पब्लिश करवाना है साइंटिफिक जर्नल्स में। ये नहीं है कि आपने एक स्पीशी को डिस्कवर किया उसको नाम शाम करके अपने पास ही रख लिया, बल्कि आपने उसको अनाउंस करना होता है। और यही लिखा है जी कि इफेक्टिव और वैलिड आपने पब्लिकेशन करानी है कि आपने उसको अनाउंस करना है कि या तो आपने कोई मीटिंग रखनी है या कुछ भी ऐसा करना है, पब्लिकेशन करनी है ताकि सबको पता चले कि एक नई स्पीशी डिस्कवर हुई है और जो है ना वो क्या कहते हैं उससे वो इसका नाम ये है। और ये भी नहीं आपने करना कि आपने पुरानी पब्लिकेशंस को उठा के मिला जुला के कुछ कर देना, बल्कि आपका काम जो है वो वैलिड होना चाहिए और आपका अपना होना चाहिए। और जब भी आपने क्या करना है कि चेंजेस इन नेम टैग्स, ये तो वही है कि चेंज आपने कैसे करना है 2 या 2 से ज़्यादा जीनस में, तो आपने यहाँ पे मेनली बात ये है कि जो आपने ओरिजिनल नाम दे दिया है ना आपने उसी को रखना है। ठीक है, और देन फॉर्म्स एंड स्पेलिंग जो हैं कि ये लैटिन से लिए जाते हैं, तो साइंटिफिक नेम को आपने हमेशा इटैलिक्स में लिखना है या आपने उनको सेपरेट करके अगर खुद हाथ से लिखना है तो अंडरलाइन करना है। यहीं पे जी आपका चैप्टर एंड हो रहा है कि ऑथर्स हमेशा कहते हैं कि आपने जब भी साइंटिफिक नेम देना तो वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए और वो बोलने में मुश्किल नहीं होना चाहिए। और ये जी आपने हमेशा लैटिन नेम की तरह ही उसको पढ़ना, जैसे लतीनी ज़ुबान होती है। जेनरा और जो टैग्सा हैं उनके नाम को अपने हमेशा जेनरा या उसके ऊपर जैसे फैमिली है या जो है वो आपके ऑर्डर्स हैं उनका जब भी आपने लिखना है तो आपने उसके वर्ड को हमेशा कैपिटल लेटर से इनिशिएट करना है, लेकिन जब भी आपने स्पीशी का नाम लिखना है तो वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए।